ये वीडियो हम बना रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए, स्पेशली ये समझाने के लिए जिस पे बच्चों को डाउट है, कुछ स्टूडेंट के डाउट है। देखिए, हम यहाँ पर जो समझने जा रहे हैं लॉजिक ऑफ वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट इन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो। वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट, ये कुछ बच्चों को डाउट रहता है, इंक्रीज़ डिक्रीज़ क्यों होता है, क्यों लेते हैं हम डेटा का इंक्रीज़, क्रेडिटर का इंक्रीज़ डिक्रीज़ एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, हमारी जो इनडायरेक्ट मेथड है उसमें आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट लेते हैं बिफोर टैक्स, इसमें एडजस्टमेंट नंबर 1 करते हैं, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम, ये तो आपको पता ही है। नॉन कैश क्यों करते हैं, डेप्रिसिएशन वेजेस से जोड़ देते हैं क्योंकि इसका कोई कैश आउटफ्लो नहीं हुआ, वो हम समझ चुके हैं। एक होता है एडजस्टमेंट फॉर आइटम टू बी टेकन इन अदर एक्टिविटी, ये भी हम क्यों करते हैं आपको पता है। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वो यहाँ जुड़ा हुआ है, उसको हम यहाँ से लेस करते हैं क्योंकि उसको इन्वेस्टिंग में दिखाना है, उसको यहाँ लेते हैं। वो ये बेटा जो आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसमें हम जो इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, डेटर, क्रेडिटर, एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग, यहाँ पर हमने समझा था हम सिर्फ ऑपरेटिंग करंट असेट्स एंड ऑपरेटिंग करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट करते हैं। उसको लेकर के हम एक वीडियो और बना रहे हैं, जिसको ये समझना है वो समझे, ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया बेटा, एक तो यहाँ पर आने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यहाँ के बाद का जो एडजस्टमेंट होता है उसके बाद हमारा निकलता है कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स, कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स निकल जाता है। इसके बीच में हम क्या करते हैं बेटा, एक तो बड़ा इजी वे है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं, इजी वे में लें, एग्ज़ाम में बेटा यही काम आएगा जो मैं बता रहा हूँ। आप कुछ भी कर लो, मेरी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी समझ लोगे, लेकिन समझोगे किसी भी तरह से, लेकिन आपको एग्ज़ाम में ऐसे सोचना है जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, जो कि शॉर्टकट है। मैं जानता हूँ ये बहुत एक्यूरेट नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में यही काम आएगा। जैसे बेटा क्या है, डिक्रीज इन डेटर, डिक्रीज इन ट्रेड डेटर, बेटा इसी में समझो, डेटर कम हुए मतलब कैश आई आ गई, डेटर कम होना मतलब बेटा डेटर कम हो गए, बेड डेट तो हुई नहीं, फिर डेटर कम हुआ मतलब क्या आई होगी, कैश इनफ्लो। बेटा डिक्रीज इन क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर, क्रेडिटर कम हो गए, बेटा क्रेडिटर कम हुए मतलब लाइबिलिटी कम हुई, लाइबिलिटी कम कब होती है, जब पेमेंट होता है, तो ये क्या हो गया, आउटफ्लो। तो बेटा आप इसको ऐसे समझो इजी करने के लिए कि आप इसको ऐसे लो, डेटर मतलब असेट, क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी, तो कोई भी असेट डिक्रीज होती है। अब जैसे मैंने कहा इजी करने के लिए, इजी करने के लिए क्या हुआ, देखिए डिक्रीज इन असेट, डिक्रीज इन ऑपरेटिंग करंट असेट, बेटा इसमें क्या किया गया, डेटर प्लस बी आर प्लस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब असेट है, ये सब असेट है। बेटा इन सब के डिक्रीज को, बी आर कम हुआ है मतलब कैश आई होगी, डेटा कम हुआ है मतलब कैश आई होगी, स्टॉक कम हुआ मतलब बिका होगा, कैश आया होगा। इस तरह से हम समझते हैं इसको, इजी वे यही है। अच्छा बेटा इंक्रीज इन असेट मतलब इंक्रीज इन ऑपरेटिंग करंट असेट्स, बेटा स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक बढ़ा मतलब खरीदा होगा, आउटफ्लो मान लो, ये आउटफ्लो हो जाता है, ये इनफ्लो होता है, आउटफ्लो। डेटर इंक्रीज हो गए मतलब पेमेंट मिलने से रह गया, तो आउटफ्लो। बी आर बढ़ गए मतलब पेमेंट नहीं मिला, आउटफ्लो। ये तो बेटा सबसे इजी वे है, आपको एग्ज़ाम में बस यही सोचना है। मैं आपको इसको इन डेप्थ जाकर बता रहा हूँ, ये वीडियो उसी के लिए है, कुछ बच्चों के लिए जो इसको इन डेप्थ समझने के लिए ज़्यादा ईगर टू हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा आपको एग्ज़ाम में क्या करना है, करंट असेट कम हुई मतलब इनफ्लो, असेट कम हुई मतलब कैश आया होगा, असेट बढ़ी मतलब आउटफ्लो, कैश गया होगा तभी तो असेट बढ़ी। फिर डिक्रीज इन ऑपरेटिंग करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी कम हुई, बेटा कोई भी करंट लाइबिलिटी, ऑपरेटिंग करंट लाइबिलिटी मतलब क्रेडिटर हुआ, बिल्स पेबल हुआ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हुए, जब भी कम हो मतलब क्या माने उसको, आउटफ्लो। बेटा अब यहाँ पर डिक्रीज इन ऑपरेटिंग करंट असेट, करंट असेट कम हुई मतलब बेटा इनफ्लो,
ये आपको करना है इजी वे में। पर इसको यदि आपको थोड़ा इन डेप्थ जाके समझना है, वैसे एग्ज़ाम में तो आपको बेटा यही करना है जो मैंने बताया। और एक बात और कहना चाहूँगा बेटा, आप इसको इस तरह से समझने की कोशिश करो जो मैंने बताया ये। अब मैं जाके जो इन डेप्थ बता रहा हूँ वो आपको समझ में आता है तो ठीक, नहीं तो बेटा उसको ज़्यादा लोड मत लीजिएगा। और प्लीज़ उसके लिए व्हाट्सएप भी मत कीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे समझाना मेरे लिए इम्पॉसिबल है उसको। जो मैं यहाँ वीडियो में नहीं समझा पा रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप पे समझा नहीं पाऊँगा। आप यदि इसको समझ सकते हैं इस लॉजिक से जो मैं बताने जा रहा हूँ तो ठीक है, जितना समझ में आता है उतना ठीक है, जो नहीं आता उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए प्लीज़ बेटा। मैं आपको व्हाट्सएप पे डाउट सॉल्व नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि एग्ज़ाम में हमें बस यही मेथड फॉलो करनी है, तो आप इसी को फॉलो कीजिए। लेकिन जो अब मैं बताने जा रहा हूँ ये थोड़ी लग्जरी है, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो बेटा आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो समझिए बेटा। नंबर 1, यहाँ से हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन है, एग्जांपल है, सेल्स है बेटा 20 लाख रुपीज़ की। वैसे मैं आपको एक वीडियो में से बता चुका हूँ, लेकिन ये फिर से बता रहा हूँ, कुछ और नई चीज़ें बताने के साथ में वो एडिशन होगी, ये मैं बता चुका। सेल्स है 20 लाख और नेट प्रॉफिट है 3 लाख। बेटा ओपनिंग डेटर 1 लाख रुपीज़ के हैं और क्लोजिंग डेटर 180 के हैं। तो अब देखिए, यदि हम डायरेक्ट मेथड फॉलो करते हैं ना बेटा, तो उसमें तो क्या लिखते हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो बना निकालते हैं अपन, ये कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसमें तो सीधे क्या आता है, रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। बेटा उसमें हम बनाते हैं डेटर अकाउंट, ओपनिंग डेटर 1 लाख, सेल 20 लाख और क्लोजिंग डेटर 180। तो क्या आ गया बेटा, डेटर अकाउंट में ओपनिंग डेटर, क्रेडिट सेल या सेल, क्लोजिंग डेटर, ये आता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डेटर। तो कितना है बेटा, यहाँ पर हमें डेटर से कितना मिला, 19,20,000। ठीक है, तो यहाँ भी टोटल 21 लाख है, 21 लाख कितना मिला, 1920। तो यहाँ पर हम दिखा दिया करते थे 1920 रिसीव फ्रॉम कस्टमर बाय डेटर अकाउंट, ये हमारा वर्किंग नंबर 1 हुआ करता था। तो डायरेक्ट मेथड में रिसीव फ्रॉम कस्टमर निकालना बहुत आसान होता था। अब मैं आपको वही समझाना चाहता हूँ इनडायरेक्ट मेथड में। बेटा इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, हम इस नेट प्रॉफिट को इन्फ्लो मानते हैं एज पर मेथड प्रिस्क्राइब बाय द AS3। नेट प्रॉफिट हमारा इन्फ्लो है, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट बेटा हमने लिया 3 लाख एज एन इन्फ्लो। इन्फ्लो हमने लिया है ₹3 लाख, क्योंकि इस इनडायरेक्ट मेथड में नेट प्रॉफिट को इन्फ्लो माना जाता है। बेटा आपने नेट प्रॉफिट में 3 लाख, नेट प्रॉफिट को इन्फ्लो माना है 3 लाख को, और 3 लाख मतलब आपने 3 लाख में क्या जुड़ा हुआ है, ये सेल। बाकी बेटा मैंने नहीं लिए, COGS, परचेजेज, एक्सपेंसेस नहीं लिए हैं, सिर्फ मैं रिसीव फ्रॉम कस्टमर समझाने के लिए। यदि हमने 3 लाख को इन्फ्लो माना है और उसने 20 लाख को इन्फ्लो माना है, बेटा 20 को इन्फ्लो माना है मतलब हमने क्या किया, हमने तो देखिए इस 20 को इन्फ्लो मान लिया। अब देखिए बेटा क्या ये 20 इन्फ्लो है, हमने बेटा डायरेक्ट मेथड में तो क्या किया था, इस 1920 को इन्फ्लो माना था जो सही था। लेकिन बेटा इनडायरेक्ट मेथड में हमने जो 3 लाख को इन्फ्लो माना है, इस नेट प्रॉफिट को इन्फ्लो माना है, मतलब हमने 20 लाख को इन्फ्लो मान लिया है, इसको इन्फ्लो मान लिया है 20 लाख को। ये हमारा एक तरह से एरर हुआ। इस एरर को हम रेक्टिफाई करते हैं थ्रू वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, थ्रू वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बेटा आप खुद को मैंने बताया था कि इनडायरेक्ट मेथड क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बेटा हमने 3 लाख में सेल से 20 लाख इन्फ्लो ले लिया है, 20 लाख इन्फ्लो लिया है हमने, ये तो मान लिया बेटा कि जो इस साल की सेल हुई वो पूरा का पूरा इन्फ्लो हो गया। अब मैं इसको बेटा आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। बेटा हमने 20 लाख का इन्फ्लो तो ले लिया जो कि करंट ईयर सेल है, लेकिन जो 1 लाख का डेटर है ओपनिंग, इसको तो इन्फ्लो लिया ही नहीं। तो हमने ओपनिंग डेटर को क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग डेटर को मानना पड़ेगा इनफ्लो। बेटा अच्छे से समझिएगा, जितना आप समझ सकते हैं ठीक है, नहीं तो बेटा आप ज़्यादा माइंड मत लगाइए। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, फिर नहीं समझ में आया तो छोड़ दीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझसे व्हाट्सएप पे पूछिए, क्योंकि मैं आपको इसका ईजी मेथड बता चुका हूँ। आप इसको समझ सकते हैं तो ही ठीक है, नहीं तो ठीक है। ओपनिंग डेटर को हमने इन्फ्लो क्यों माना बेटा, क्योंकि डेटर तो जो इस साल की सेल है वो तो हमें मिली होगी यदि हमने माना, तो ओपनिंग डेटर तो पहले मिले होंगे ना, ये तो पिछले साल की सेल थी, ये भी तो मिला होगा। तो हमने 1 लाख को भी क्या ले लिया इन्फ्लो, जो हमने अभी तक लिया नहीं था। 3 लाख के इस नेट प्रॉफिट में ओपनिंग डेटर का इफेक्ट नहीं आया, वो हमने इन्फ्लो ले लिया। ठीक है बेटा, अब एक गलती और, एक गलती तो ठीक कर दी कि हमने 1 लाख को इन्फ्लो नहीं माना था, मान लिया, लेकिन एक गलती और, बेटा हमने 20 लाख को इन्फ्लो माना है, 20 लाख, लेकिन बेटा 20 लाख में से 180 मिलने से रह गया, नहीं मिला, नहीं मिला। बेटा ये तो मिलने से रह गया, तो हमने तो गलती कर दी, हमने तो 20 लाख को इन्फ्लो मान लिया, जबकि 180 तो मिला ही नहीं। तो 180 को क्या मानना पड़ेगा, आउटफ्लो। गलती को ठीक करने के लिए ये क्लोजिंग डेटा को क्या मान लो, आउटफ्लो।
अब बेटा एग्जाम में ये तो मैंने आपको लॉजिक से बताया कि ओपनिंग डेटा को क्या मानना पड़ता है, इनफ्लो, और क्लोजिंग डेटा को आउटफ्लो क्यों मानना पड़ता है, ये जस्ट लाइक रेक्टिफिकेशन एरर है। अब बेटा वहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग को, अच्छा देखो आपने 1 लाख को क्या माना, इनफ्लो, और 180 को क्या माना, आउटफ्लो। तो हम एक काम करें ना, 1 लाख इनफ्लो, 80 आउटफ्लो, तो नेट क्या करें बेटा, 80 को मान लें आउटफ्लो, ओपनिंग क्लोजिंग का नेट इसको मान लें आउटफ्लो, तो भी चलेगा ना, हाँ चलेगा नेट। अब देखो बेटा, अब मैं आता हूँ उस फंडे पर। समझने के लिए मैंने आपको इन डेप्थ जाके बता दिया कि ओपनेटर को हम मानते हैं इनफ्लो, क्लोजिंग को मानते हैं आउटफ्लो, क्यों, और उसकी वजह हम नेट को इफेक्ट देते हैं हमारी इस मेथड में। बेटा हम यहाँ पर ओपनिंग डेटर 1 लाख, क्लोजिंग डेटर 180, इंक्रीजिंग डेटर, डेटर कितने से बढ़े बेटा, 80 से, 80 को क्या मान लो, आउटफ्लो मान लो। तो देखिए बेटा हम 2 मिनट के लिए माने, जैसे मैं नेट प्रॉफिट यहाँ से हटा दूँ, यहाँ से हटा 2 मिनट के लिए, नेट प्रॉफिट जो भी है बेटा, नेट प्रॉफिट एक्स वाई जेड है, जो भी है नेट प्रॉफिट एक्स है, इस एक्स को हमने यदि नेट प्रॉफिट को इन्फ्लो लिया हुआ है, मतलब हमने इस 20 लाख को इन्फ्लो लिया हुआ है, ठीक है। तो बेटा एक तरह से एक्स को इन्फ्लो लिया है, मतलब एक्स का मतलब बेटा यहाँ पर देखें तो एक तरह से हमने एक्स को इन्फ्लो लिया है, मतलब 20 लाख को इन्फ्लो ले रखा है। तो बेटा यहाँ पर 20 लाख का इन्फ्लो आ रहा है सेल का, एक्चुअल नेट प्रॉफिट में 20 लाख इफेक्ट आ गया होगा। तो बेटा हमने एक तरह से क्या कर रखा है, नेट प्रॉफिट को इन्फ्लो माना है, मतलब 20 लाख को इन्फ्लो माना है। अब देखिए 20 लाख इन्फ्लो और 80 आउटफ्लो, 20 लाख इनफ्लो माना हुआ है, 80 आउटफ्लो, तो नेट कितना हो गया, वही 1920। तो बेटा यहाँ पर भी इनफ्लो 1920 लिया है, सीधे सीधे सही सही, लेकिन यहाँ पर गलत इनफ्लो लेकर उसको सही करने के लिए ये एडजस्टमेंट किया है। बेटा यहाँ पर क्या किया, पहले ये गलत इनफ्लो लिया, एक्स को हमने इनफ्लो माना है, नेट प्रॉफिट को इनफ्लो माना, मतलब हमने 20 लाख को पूरा इनफ्लो मान लिया था। उसको ठीक करने के लिए हमने ऐसे समझा, और इसको नेट करने के लिए इंक्रीजिंग डेटर को हमने क्या मान लिया, आउटफ्लो। तो बेटा अब देखिए आपका 20 लाख का इनफ्लो और 80 का आउटफ्लो, नेट 1920 यहाँ भी हो रहा है और 1920 यहाँ भी। ये मैंने अपनी तरफ से बताया है, इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करना मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं, टाइम का भी है आपको। बेटा तो अच्छा है, दूसरा देखिए, और एक्सपेंसिव में भी मैं यहाँ पर 2 मिनट के लिए नेट प्रॉफिट जो भी है यहाँ पर एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग की बता रहा हूँ। इसके देखिए बेटा यहाँ पर जैसे आपका एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में 160 है, किसी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस 160 है। हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस जो आते हैं वो आते हैं एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, यानी एक्सपेंस बेटा यहाँ आते हैं ऑन अक्रूवल बेसिस। यहाँ एक्सपेंसेस कैश बेसिस पर नहीं आते, कंपनी में हमेशा खर्चे आते हैं पीएनएल में ऑन अक्रूवल बेसिस। ये 160 एक्सपेंसेस फॉर द ईयर है, हो सकता है इसमें कुछ पे होने से रह गया हो वगैरह, हो सकता है इसमें से कुछ पिछले साल प्रीपेड, इसमें से कुछ पिछले साल पे हो गया हो। तो ये तो एक्सपेंसेस इनकर्ड है, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस, ये है एक्सपेंस फॉर द ईयर या एक्सपेंस इनकर्ड। और एक्सपेंसेस पेड अलग होता है जो कैश बुक में या बैंक अकाउंट में आता है। अब देखिए ये एक्सपेंस इनकर्ड है, अब मैं दे रहा हूँ ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 20,000 है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 35,000 है। बेटा यहाँ पर डायरेक्ट मेथड में जो हम निकालते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेशन, तो बेटा हम यहाँ सीधे क्या करते हैं, रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, पेमेंट टू सप्लायर और पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। बेटा यहाँ पर हम क्या करते थे, एक्सपेंसेस 160 जो है ये एक्सपेंस इनकर्ड है, इसका बनाते थे वर्किंग नोट नंबर 3, वो मैंने यही बनाता हूँ। एक्सपेंसेस 160 में से 35,000 पे नहीं हुआ तो उसको लेस कर दो, और 20,000 पिछले साल का पे हुआ होगा वो ऐड कर दो। तो बेटा क्या हुआ, 160 में से 35 पे होने से रह गया, मतलब ये पे नहीं हुआ इसलिए इसको घटा दो, और 20,000 पिछले साल का इस साल पे हुआ होगा तो वो जोड़ दो। तो हमने एक्सपेंसेस पे कितने किए होंगे बेटा, 160 प्लस 20 पे किए होंगे पिछले साल के इस साल, तो 180 में से 35 पे नहीं हुआ तो कितना बचा, 145 क्या आ गया, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है, ये एक्सपेंसेस पेड, ये है पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, ये हम निकाला करते थे, और ये तो बहुत यूजफुल सा एडजस्टमेंट है। बेटा वही चीज़ यहाँ पर करते हैं अलग फॉर्म में। यहाँ पर बेटा नेट प्रॉफिट हमने यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो भी है, जो भी नेट प्रॉफिट यहाँ है हमने यहाँ लिया इनडायरेक्ट मेथड में। बेटा आप देखिए ये किस तरह से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की तरह है, हमने नेट प्रॉफिट
बिफोर टैक्स लिया है, यदि हमने नेट प्रॉफिट लिया है तो नेट प्रॉफिट में 160 क्या हुआ है, घटा हुआ है। तो एक तरह से हमने 160 को क्या माना हुआ है बेटा, 160 को एक तरह से क्या माना हुआ है, आउटफ्लो। यदि हमने इस नेट प्रॉफिट को इनफ्लो माना है, मतलब 160 को क्या माना हुआ है, आउटफ्लो। बेटा हमने यदि नेट प्रॉफिट ले रखा है, ये नेट प्रॉफिट मतलब इसमें आउटफ्लो कितना लिया हुआ है खर्चों का, 160। 160 बेटा आउटफ्लो ले रखा है एक तरह से, ये मान लीजिए। अब यदि 160, अब इसमें क्या करते हैं बेटा, हम यहाँ पर क्या करते हैं, आप देखिए, एक्सपेंसेस इंक्रीज। अब फिर से वही बात, मैं फिर से या तो समझाऊँ बेटा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ऐसे बताऊँ, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बेटा ये इस साल पे हुए होंगे ना, पिछले साल के खर्चे आउटस्टैंडिंग वो पे हुए होंगे, और हमें तो यहाँ पर एक्सपेंसेस पेड निकालना है क्योंकि ये कैश फ्लो है, कैश अकाउंट है, तो 20 हमें यहाँ पेमेंट में जोड़ना पड़ेगा। बेटा 160 करंट के खर्चे हैं, 20,000 पिछले साल के खर्चे भी इस साल पे हुए होंगे, तो उसको हमने क्या माना, आउटफ्लो। बेटा 160 में 20 जुड़े हुए नहीं थे क्योंकि 160 क्या है, एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, और 20 एक्सपेंस कब के हैं, लास्ट ईयर के, पर वो पे कब हुए होंगे, तो कैश अकाउंट में लेने के लिए, कैश फ्लो में लेने के लिए 20 को हमने क्या माना, आउटफ्लो। और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बेटा हमने 160 को आउटफ्लो मान तो लिया, किसको, 160 को मान लिया आउटफ्लो, लेकिन बेटा उसमें से 160 में से 35 का आउटफ्लो तो हुआ ही नहीं। हमने यदि नेट प्रॉफिट को लिया हुआ है एज एन इनफ्लो, तो एक तरह से हमने एक्सपेंसेस 160 को मान रखा है आउटफ्लो, क्योंकि नेट प्रॉफिट निकालने में 160 घटे हुए हैं, तो बेटा 160 में से 35 को हमने, जो आउटस्टैंडिंग है 35 को भी आउटफ्लो मान तो रखा है, पर वो अभी पे नहीं हुआ, तो रेक्टिफाई करने के लिए उसको इनफ्लो मानना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा इनफ्लो। तो बेटा क्या हुआ, अब इसको हम नेट करें, 20 को तो क्या माना हमने, आउटफ्लो, क्योंकि पिछले साल का इस साल पे हुआ होगा, और 35 को हमने क्या माना, इनफ्लो। बेटा इनफ्लो लाइक रेक्टिफिकेशन एरर, बेटा ये समझने के लिए आपको पूरा माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, बहुत इजी चीज़ है, लेकिन यदि आपको समझ में आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता तो और भी बढ़िया, इसको बिल्कुल भूल जाओ। सिंपल सी बात जो मैंने बताई आपको पहले, उससे आप ध्यान रखो बेटा। इसको आप व्हाट्सएप पे प्लीज़ मुझसे मत पूछिएगा, क्योंकि जो मैं चीज़ यहाँ नहीं समझा पा रहा हूँ व्हाट्सएप पे नहीं समझा पाऊँगा, तो आप फिर वो जो मैंने फर्स्ट मेथड बताई है उससे चलिएगा। तो देखिए 20,000 को हमने क्या माना, आउटफ्लो, क्योंकि ये साल पे होगा। 35 को इनफ्लो क्यों माना, क्योंकि हमने उसको आउटफ्लो मान लिया था पर वो आउटफ्लो हुआ नहीं, इसलिए उसको इनफ्लो मानकर रेक्टिफाई करना पड़ा। अब आप देखिए इसकी वजह हम क्या करें, इन दोनों का नेट, इन दोनों का नेट क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वाली लाइबिलिटी। बेटा ओपनिंग लाइबिलिटी 20 थी, क्लोजिंग लाइबिलिटी 35 हुई, लाइबिलिटी 15 से बढ़ी, लाइबिलिटी के इंक्रीज को क्या मानते हैं बेटा, इनफ्लो। लाइबिलिटी का कम होना मतलब आउटफ्लो, तो ये मैंने आपको समझाया था इनयूजुअल, तो लाइबिलिटी का घटना यदि आउटफ्लो है तो बढ़ना इनफ्लो, हमने 15 को इनफ्लो माना। अब देखिए बेटा आप देखिए 160 को क्या माना हुआ है हमने, नेट प्रॉफिट लेकर आउटफ्लो, और 15 को क्या मान लिया, इनफ्लो। इंक्रीज इन लाइबिलिटी को क्या मान लिया, इनफ्लो, तो नेट बेटा वही तो हो गया 145, 160 आउटफ्लो 15 इनफ्लो देखा है, तो यहाँ भी 145 आउटफ्लो माना है, और यहाँ भी एक्चुअल में 145 ले रखा है। तो ये मैंने समझाया रिगार्डिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। बेटा एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग प्रीपेड को सबको साथ में लेकर समझाना मेरे लिए पॉसिबल तो है, लेकिन आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग ही लिए हैं, प्रीपेड मैंने अलग से ले लिए। ये आपको प्रीपेड पे भी समझना है तो देखिए बेटा फिर से प्रीपेड को लेकर समझाता हूँ। ये बहुत लग्जरी कॉन्सेप्ट है, आप समझ पाए तो ठीक। बेटा यह नेट प्रॉफिट जो भी है, बेटा ये एक्सपेंस मैंने लिए रुपीज़ 2 लाख, ठीक है, एक्सपेंस 2 लाख लिए हैं P&L में, तो एक तरह से यहाँ जो बेटा नेट प्रॉफिट लिया ना मैंने बिफोर टैक्स इनडायरेक्ट मेथड में, तो एक तरह से मैंने बेटा 2 लाख को क्या मान रखा है, आउटफ्लो। यदि मैंने ये वाला नेट प्रॉफिट यहाँ लिया हुआ है, मतलब एक तरह से मैंने 2 लाख को क्या लिखा, आउटफ्लो। बेटा मैंने इसमें प्रीपेड लिया, ओपनिंग प्रीपेड है 10,000, ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए, और क्लोजिंग प्रीपेड 30,000। देखिए बेटा अब क्या है, मैं आपको इनडायरेक्ट मेथड में बता रहा हूँ, सिर्फ 2 लाख बेटा हमने आउटफ्लो लिया हुआ है, 2 लाख। अब बेटा 2 लाख में से 10 तो हम लास्ट ईयर दे चुके थे, तो ओपनिंग प्रीपेड को क्या मानना पड़ेगा, इनफ्लो मानना पड़ेगा। बेटा क्यों इनफ्लो माना, दिमाग लगाओ, हम 2 लाख बेटा ये खर्चा जो इस साल का है, बेटा ये खर्चा पे हो गया था पिछले साल, पर था कब का, इस साल का। माइंड को बहुत ठीक से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, समझिए। प्रीपेड मतलब क्या होता है बेटा, ओपनिंग प्रीपेड मतलब जो पे हो गया था लास्ट ईयर पर बिलोंग्स टू करंट ईयर। बेटा ये 10,000 पे पिछले साल हुआ था,
तो ये तो पिछले साल का कैश फ्लो में आ चुका होगा पेमेंट बेसिस पर, तो ये इस साल थोड़ा इनफ्लो में आउटफ्लो में आना था, ये तो पिछले साल ही पे हो चुका। और लेकिन जो 2 लाख का खर्चा ऊपर लिया ना बेटा, ये तो एक्सपेंसेस फॉर द ईयर है, फॉर द ईयर ऑन अक्रूवल बेसिस ऑन ये इनकर्ड है फॉर द ईयर। इसमें 10,000 शामिल है क्योंकि खर्चा भले पे लास्ट ईयर हुआ था, लेकिन वो खर्चे में तो हिस्सा रहेगा ना। तो हमारी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में 10,000, तो बेटा हमने 10 को भी क्या मान रखा है, आउटफ्लो मान रखा था, जबकि वो आउटफ्लो पिछले साल हो चुका था, इसलिए उसको इनफ्लो मानना पड़ा। टिपिकल तो है लेकिन टफ माने तो है, नहीं तो एक बार समझ में आ भी सकता है। 10,000 का बेटा ओपनिंग प्रीपेड, फिर से देखो एक बार आखिरी कोशिश करता हूँ। ये खर्चा लास्ट ईयर पे हो चुका था, पिछले साल था, इस साल का है, इस साल का, लेकिन पे पिछले साल हो चुका था, वो पिछले साल के आउटफ्लो में आ चुका होगा कैश बेसिस पर कैश फ्लो में। तो ये इस साल के कैश फ्लो में आउटफ्लो में नहीं आना चाहिए। लेकिन जो 2 लाख खर्चा है ना बेटा, वो तो फॉर द ईयर है। इस 2 लाख में, इस 2 लाख में 10 भी जुड़ा हुआ है, तो 10 तो जुड़ा हुआ है, मतलब हमने 10 को फिर से क्या मान लिया, आउटफ्लो, तो उसको हमें अब इनफ्लो मानकर रेक्टिफाई करना पड़ा। ठीक है, अब बेटा क्लोजिंग प्रीपेड, बेटा क्लोजिंग प्रीपेड 30,000 है। बेटा ये प्रीपेड वो है जो अगले साल का है, पर हमने पे कब कर दिया, इस साल। क्लोजिंग प्रीपेड मतलब एक्सपेंसेस बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर बट पेड ड्यूरिंग द ईयर। बेटा क्या 30,000 2 लाख में जुड़ा हुआ है? क्या ये 30,000 का क्लोजिंग प्रीपेड जो एक्सपेंसेस नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है, क्या वो हमारे 2 लाख के एक्सपेंसेस फॉर द ईयर में शामिल है? नो बेटा, फॉर द ईयर में खर्चा अगले साल का कैसे आ जाएगा? बेटा 30 हमारे 2 लाख में शामिल नहीं है, मतलब हमने 30 को आउटफ्लो नहीं माना है। 2 लाख को लिया, मतलब 30 को हमने आउटफ्लो नहीं माना क्योंकि 2 लाख में 30 जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन बेटा 30 तो इस साल पे हुआ है, तो उसको हमें क्या मानना पड़ेगा, आउटफ्लो, क्योंकि वो इस साल पे तो हुआ है ना। वो 2 लाख में जुड़ा हुआ नहीं था, मतलब 2 लाख में अभी उसको आउटफ्लो माना नहीं, क्योंकि ये 2 लाख में करंट ईयर के एक्सपेंसेस ही होते हैं और 30 तो नेक्स्ट ईयर का खर्चा है। तो 2 लाख में 30 इंक्लूड नहीं था, लेकिन वो पे तो इस साल हुआ है ना, तो 30 को हमें आउटफ्लो मानना पड़ा, क्योंकि उसको अभी तक हमने आउटफ्लो माना नहीं था। ऐसे हुआ है बेटा। तो इसको नेट भी कर सकते हैं ना अपन। नेट करें तो क्या आएगा, इंक्रीजिंग ऑपरेटिंग करंट असेट्स, मतलब प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, ऑपरेटिंग करंट असेट। इसको हमने बेटा 10 की बजाय ये खर्चा 30 हो गया, 20 से बढ़ा, तो असेट बढ़ती है तो हम क्या मानते हैं, आउटफ्लो। देख लो बेटा, बस वही हो रहा है। 10 का इनफ्लो, 30 का आउटफ्लो, मतलब नेट 20 का आउटफ्लो ले लिया। और मैंने आपको सिंपल वे में क्या बताया था, असेट बढ़ी मतलब कैश गई, ऐसा मान लो सिंपल। एक तरह से ये हुआ बेटा। उसके बाद एक पॉइंट और देख लेते हैं, 1-2 पॉइंट स्पीड से। वो देखिए बेटा, अब है जैसे मैं इसमें आपको स्टॉक को लेकर नहीं समझा सकता, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और मैं इतना कॉम्प्लिकेट भी नहीं बनाना चाहता हूँ चैप्टर को कि आप हैरान परेशान हो जाए। तो इसलिए मैं सिंपल परचेस को लेकर बता रहा हूँ, न कि COGS लेकर नहीं बता रहा हूँ। बेटा हमने परचेस ली है 7 लाख, परचेस 7 लाख है, और उसके बाद नेट प्रॉफिट जो भी आया होगा, परचेस ये ट्रेडिंग P&L है बेटा, परचेस डेबिट में आती है। बेटा ओपनिंग क्रेडिटर 50,000, क्लोजिंग क्रेडिटर 90,000। अब देखिए बेटा, यहाँ क्या हुआ, लाइबिलिटी 40 से बढ़ी। बेटा हम सिंपल वे में क्या करते हैं, लाइबिलिटी बढ़ी मतलब, लाइबिलिटी बढ़ना मतलब इनफ्लो, तो इंक्रीज इन क्रेडिटर। चालीस से लाइबिलिटी बढ़ी तो बेटा इसको हम क्या मानते हैं, इनफ्लो मानते हैं, लाइबिलिटी को घटने को आउटफ्लो। अब देखिए मैं समझना चाहता हूँ ऐसा क्यों करते हैं बेटा। यदि हमने नेट प्रॉफिट यहाँ लिया है बिफोर टैक्स, यदि हमने बेटा ये वाला नेट प्रॉफिट यहाँ लिया हुआ है, इसका मतलब 7 लाख को हमने क्या मान लिया है बेटा। यदि हमने वो नेट प्रॉफिट जो ऊपर है उस जिसमें 7 लाख घटा हुआ है, और वो नेट प्रॉफिट हमने यहाँ लिया है, मतलब हमने 7 लाख को क्या मान लिया, आउटफ्लो मान लिया 7 लाख को। ठीक है, 7 लाख को क्या माना है बेटा अपन ने, आउटफ्लो। यदि ऊपर वाला नेट प्रॉफिट लिया है, जिस नेट प्रॉफिट को निकालने में परचेज घटी हुई है, 7 लाख को हमने आउटफ्लो मान लिया। बेटा हमारा यहाँ पर जब हमारी डायरेक्ट मेथड होती है तो हम यहाँ निकलते हैं पेमेंट टू सप्लायर, यहाँ बनाते हैं बेटा, उसके लिए बनाते हैं वर्किंग नोट में क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर ओपनिंग क्रेडिटर 50, परचेज 7 लाख, क्लोजिंग क्रेडिटर 90, और बेटा ये आ जाता है कैश पे बैलेंसिंग फी। कितना आया बेटा, 7 + 50 में से गया 90, तो बचा 6,60,000। ये आता है अमाउंट पेड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन बनाते हैं अपन, बनाते हैं, और उससे
पेमेंट टू क्रेडिट निकाल लेते हैं और वो यहाँ लिख देते हैं 660 आउटफ्लो। ठीक है बेटा, ये हमारी डायरेक्ट मेथड हुआ करती थी। पेमेंट टू क्रेडिट मतलब बनाया क्रेडिटर अकाउंट, ओपनिंग क्रेडिटर, परचेजेस, क्लोजिंग क्रेडिटर, या आया पेमेंट, पेमेंट को यहाँ लिख दिया। ये सीधे सीधे मेथड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिसमें सब कुछ एक्यूरेट आता है। लेकिन ये इनडायरेक्ट मेथड घुमावदार है बेटा। इसमें हमने नेट प्रॉफिट को इनफ्लो लेकर एक गलती की है। हमने 7 लाख नेट प्रॉफिट को लिया, मतलब 7 लाख को आउटफ्लो मान लिया हमने बेटा। इस 7 लाख को आउटफ्लो मान लिया है, जबकि 7 लाख को आउटफ्लो माना है, करंट ईयर की परचेज को आउटफ्लो माना है, जबकि 50,000 ओपनिंग क्रेडिटर भी तो हैं, इसको भी तो हमने इस साल पे किया होगा। तो बेटा ओपनिंग क्रेडिटर को हमें क्या मानना पड़ेगा? आउटफ्लो 50,000। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि बेटा 7 लाख में 50 जुड़ा हुआ नहीं है, 50 अलग है, 7 लाख अलग है। जब 7 लाख को आउटफ्लो मान लिया, करंट ईयर की परचेज को आउटफ्लो मान लिया, तो पिछले साल की परचेज का पेमेंट तो पहले होगा, उसके बाद तो 7 लाख पे होगा, तो 50 को क्या माना? आउटफ्लो। और क्लोजिंग क्रेडिटर बेटा हमने 7 लाख को आउटफ्लो मान तो लिया, पर उसमें से 90 तो अभी दिए ही नहीं। 90 क्लोजिंग क्रेडिटर अभी आउटस्टैंडिंग है, तो उसको क्या मानना पड़ेगा? गलती से हमने आउटफ्लो मान लिया, तो उसको इनफ्लो मानकर करेक्ट करो। तो बेटा ये हुआ, इसको हमने माना इनफ्लो। तो नेट क्या करें बेटा? 50 को हमने आउटफ्लो क्यों माना? क्योंकि हमने अभी तक आउटफ्लो माना नहीं था। 90 को इनफ्लो क्यों माना? क्योंकि हमने इसको गलती से आउटफ्लो मान लिया था। 7 लाख में से 90 पे नहीं हुआ, तो हमने 7 लाख को आउटफ्लो मान लिया ऊपर, लेकिन उसमें से 90 पे नहीं हुआ, तो उसको हमने मान लिया इनफ्लो, रेक्टिफाई करने के लिए। तो नेट बेटा क्या करें? इसको करने की वजह हम क्या कर सकते हैं? यूजुअली इतना टेस्ट में ना जाए तो सिंपल सी बात है, क्रेडिटर बेटा 50 से बढ़कर 90 है, कितने से बढ़े? 40 से क्रेडिटर बढ़े, इसको क्या मान लो? इनफ्लो। डिक्रीज इन क्रेडिटर को हम आउटफ्लो मानते हैं, तो इंक्रीज इन क्रेडिटर को इनफ्लो मानते हैं हमने बेटा। अब देखो नेट प्रॉफिट लिया हुआ है, मतलब उसमें 7 लाख घटा हुआ है, तो 7 लाख को क्या माना हुआ है? आउटफ्लो। और 40 को क्या मान लिया? इनफ्लो। तो बेटा इसका नेट देखो ना, दोनों का, इसका और इसका नेट देखो ना। 7 को आउटफ्लो, 40 को इनफ्लो, नेट 660 हो गया ना बेटा। यहाँ भी 660 इनफ्लो है, आउटफ्लो है, यहाँ भी 660 आ गया। यहाँ 660 स्ट्रेट फॉरवर्ड है और यहाँ पर घुमावदार है। 7 लाख को आउटफ्लो मानकर 40 को इनफ्लो माना है, तब जाके 660 आया है बेटा। इस तरह से हमने समझा है। अब लास्ट पॉइंट, क्योंकि मैंने स्पीड से बताया है, अब इसको 2 बार 3 बार देखिए अपने समझने के लिए, एक बार नहीं तो दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए, समझ में आएगा, है ना बेटा। अब देखिए बेटा ये लास्ट पॉइंट, इन्वेस्टिंग। बेटा ये इन्वेस्टिंग इन फाइनेंशियल करंट एसेट करंट लायबिलिटी क्या होता है? बेटा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, जैसे ये नेट प्रॉफिट है, इसमें इंटरेस्ट घटा हुआ है। और बेटा इंटरेस्ट मैं जैसे यहाँ लेता हूँ, इंटरेस्ट 3 लाख। और बेटा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग वही वाला बात है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 25,000, क्लोजिंग है 75। फिर से वही बात बेटा, डायरेक्ट मेथड में तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट पेड निकाल लिया करते थे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड, जो भी एक्चुअल पे हुआ है वो यहाँ ले लेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बेटा। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है? ये नेट प्रॉफिट यहाँ लेते हैं, यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिया बेटा। अब ये जो नेट प्रॉफिट हम लेते हैं, ये वाला नेट प्रॉफिट ये लेते हैं, उसमें 3 लाख भी घटा हुआ है, 3 लाख भी घटा हुआ है बेटा। आप क्या करते हैं? अब देखिए बेटा, आपको ये पता है कि 3 लाख इस साल का इंटरेस्ट है, 25 लाख का बचा है पिछले साल का, और 75 इस साल का देना बाकी है। तो यहाँ हम यहाँ तो क्या करते हैं बेटा, 3 लाख प्लस 25 माइनस 75, 25 प्रीवियस ईयर का इस साल पे हुआ होगा इसलिए ऐड करो, और 75 पे नहीं हुआ होगा इसलिए लेस करो। 3 में से 75 पे नहीं हुआ इसलिए लेस करो। यहाँ हम निकाल लिया करते थे इंटरेस्ट पेड, और यहाँ लिख देते स्ट्रेट फॉरवर्ड बेटा। कितना आया? 3 में से 75 250 आया। ये है एक्सपेंस इंटरेस्ट पेड बेटा। यही चीज़ जो हमने यहाँ पर इंटरेस्ट पेड निकाली है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जोड़ा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग घटाया और निकाल लिया। इनडायरेक्ट मेथड में बेटा यहाँ पर देखिए, चूँकि हमने नेट प्रॉफिट ये वाला लिया हुआ है, ये वाला जिसमें 3 लाख घटा हुआ है, तो ये नेट प्रॉफिट में एक तरह से 3 लाख को क्या माना है बेटा? हमने आउटफ्लो मान लिया बेटा। फिर से देखो, नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने जा रहे हैं, और ये नेट प्रॉफिट हमने लिया है बिफोर टैक्स, इसमें 3 लाख क्या हो चुका है? घट चुका है बेटा। हमने नेट प्रॉफिट ये लिया है, मतलब इसमें 3 लाख को क्या माना हुआ है? आउटफ्लो। तो बेटा इस नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेट प्रॉफिट में जो हम निकालने जा रहे हैं कैश फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें 3 लाख घटा हुआ है। पर बेटा 3 लाख जो घटा है ये तो फाइनेंशियल आइटम है, ये इंटरेस्ट पेड आना चाहिए फाइनेंशियल में, और अभी वो आउटफ्लो में आ रहा है, ऑपरेटिंग के आउटफ्लो में आ रहा है। समझिए बेटा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आना चाहिए इधर फाइनेंशियल में, और अभी बेटा वो कहाँ घटा है? नेट प्रॉफिट में 3 लाख घटा हुआ है, मतलब हमने
ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने में 3 लाख घटा रखा है, जबकि वो ऑपरेटिंग आउटफ्लो नहीं है, वो फाइनेंशियल आउटफ्लो है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 लाख जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर बेटा क्या है, ये आइटम एडजस्टमेंट फॉर आइटम टू बी टेकन इन अदर एक्टिविटी। बेटा इस 3 लाख को क्यों जोड़ा हमने यहाँ पर, क्योंकि हम इसको फाइनेंशियल में आउटफ्लो लेने वाले, इसलिए यहाँ जोड़ देते हैं। ठीक है, अब बेटा क्योंकि हमने 3 लाख क्यों जोड़ा ये तो पता पड़ गया, और 3 लाख बेटा नेट प्रॉफिट में घटा हुआ 3 लाख है तो जोड़ा भी 3 लाख, घटा हुआ 3 लाख है तो जोड़ा जाएगा भी 3 लाख ऑन अक्रूवल बेसिस वाला जोड़ा जाएगा। नेट प्रॉफिट में जो घटा हुआ है वही तो जुड़ेगा नेट प्रॉफिट में। तो हमने 3 लाख में नेट जो हमारा इंटरेस्ट था एक फॉर द ईयर वो जोड़ दिया, क्योंकि इसको हम आइटम टू बी टेकन इन अदर, ये कैश आइटम तो है लेकिन अदर एक्टिविटी में दिखाने वाला, इसलिए यहाँ जोड़ा। फिर से ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनकम निकालने जा रहे हैं, और इसमें जो हमने नेट प्रॉफिट लिया हुआ उसमें इंटरेस्ट घटा हुआ था, और ये यहाँ ऑपरेटिंग का आउटफ्लो नहीं है इसलिए वापस जोड़ दिया। ठीक है बेटा, अब इसका जो ओपनिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है बेटा, खास बात ये है, ये करंट लायबिलिटी है ओपनिंग, ये करंट लायबिलिटी है क्लोजिंग। ये करंट लायबिलिटी ओपनिंग क्लोजिंग का जो इंक्रीज डिक्रीज है बेटा, यहाँ लायबिलिटी बढ़ी, लायबिलिटी यहाँ भी बढ़ी 50,000 से। ये है एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, और ये एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है या फाइनेंशियल लायबिलिटी है, ये फाइनेंशियल करंट लायबिलिटी है, ऑपरेटिंग करंट लायबिलिटी नहीं, फाइनेंशियल करंट लायबिलिटी है। तो ये फाइनेंशियल करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट बेटा यहाँ होता है, इसमें होता है 3 लाख, तो हम इंटरेस्ट पे निकालेंगे तो 25 यहाँ जोड़ेंगे और 75 घटाएंगे, तब जाके आएगा 250 का कैश पेड। इसका मतलब ओपनिंग करंट लायबिलिटी और क्लोजिंग करंट लायबिलिटी ये फाइनेंशियल करंट लायबिलिटी है, इसका एडजस्टमेंट चूँकि फाइनेंशियल एक्टिविटी में होता है इसलिए ऊपर यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज निकाल के वक्त हम इसका इंक्रीज डिक्रीज नहीं लेंगे। फिर से समझिए बेटा, ये 25 की करंट लायबिलिटी है ओपनिंग और 75 क्लोजिंग करंट लायबिलिटी है, लेकिन ये फाइनेंशियल करंट लायबिलिटी है, इसको हम इसका इंक्रीज डिक्रीज बेटा हम जनरली क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंसेस प्रीपेड। बेटा एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग का भी करते हैं, एक्सपेंस प्रीपेड का भी करते हैं यहाँ पर, लेकिन ये एक्सपेंसेस कौन से होना चाहिए, बिजनेस के, ऑपरेटिंग नहीं, फाइनेंशियल नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ना फाइनेंशियल ना इन्वेस्टिंग। तो बेटा ये जो वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट होता है यहाँ पर सिर्फ किसका, ऑपरेटिंग करंट असेट्स और ऑपरेटिंग करंट लायबिलिटी का। तो ये करंट लायबिलिटी कौन सी है, ऑपरेटिंग या फाइनेंशियल, फाइनेंशियल। तो इसका इंक्रीज डिक्रीज का एडजस्टमेंट कहाँ होगा, क्योंकि फाइनेंशियल में होता है इसलिए इधर यहाँ जो हम इंक्रीज डिक्रीज लेते हैं यहाँ पर, तो ओपनिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग भी बेटा करंट लायबिलिटी तो है और वो फाइनेंशियल, इसलिए उसका एडजस्टमेंट यहाँ नहीं लेंगे, यहाँ पर नहीं लेंगे। उसका क्यों नहीं लेंगे, यहाँ जब लेते हैं ना इंक्रीज डिक्रीज, यहाँ इंक्रीज डिक्रीज ऑपरेटिंग करंट असेट, यहाँ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की करंट लायबिलिटी को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो फाइनेंशियल करंट लायबिलिटी है। और क्यों, लॉजिक क्या है बेटा, क्योंकि उसका इंक्रीज डिक्रीज का एडजस्टमेंट यहाँ हम करते ही हैं, जब इंटरेस्ट पेड निकालेंगे तो 25 जोड़ेंगे और 75 घटाएंगे, इसका इंक्रीज डिक्रीज का इफेक्ट बेटा यहाँ फाइनेंशियल में आ चुका है, इसलिए उसका ऊपर इफेक्ट नहीं लेते। इतना आप ध्यान रख लें, इतना आपके लिए काफ़ी है। तो बेटा ध्यान रखिए, इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी सिर्फ कौन सी होना चाहिए, ऑपरेटिंग करंट असेट्स, ऑपरेटिंग करंट लायबिलिटी। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर लायबिलिटी कौन सी है, ऑपरेटिंग लायबिलिटी है या फाइनेंशियल, फाइनेंशियल करंट लायबिलिटी। इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट, बेटा इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पर ब्याज मिलने वाला है, जैसे हमारी बैलेंस शीट है, यहाँ बेटा इंटरेस्ट रिसीवेबल जिसको बोलते हैं अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये ओपनिंग क्लोजिंग बेटा ये भी करंट असेट्स है, लेकिन ये करंट असेट कौन सी है, ऑपरेटिंग करंट असेट्स या इन्वेस्टिंग। बेटा ये करंट असेट तो है, इंटरेस्ट मिलने वाला है, जल्दी ही मिलने वाला है, लेकिन बेटा ये इन्वेस्टमेंट पर है, इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट हमारी कौन सी एक्टिविटी होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये असेट है, करंट असेट कौन सी है, इन्वेस्टिंग, इसलिए इसका इंक्रीज डिक्रीज भी ऑपरेटिंग में नहीं आता बल्कि इन्वेस्टिंग में आता है। ओके, आई थिंक ये काफ़ी होगा बेटा, इससे ज़्यादा समझाना पॉसिबल नहीं।
आप इसी को एक बार दो बार देखिए, समझिए, है ना बेटा। थैंक यू।